नमस्कार मित्रों, आज हम क्लास 10 राजस्थान का इतिहास व संस्कृति एक नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं। इस बुक के हम सभी चैप्टर कवर करेंगे, लेकिन इस बुक के कुछ चैप्टर जो हैं वो कई पार्ट्स में डिवाइडेशन करके हम बांटेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर भी है। ये बुक्स प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए जिसमें राजस्थान के इतिहास व संस्कृति के क्वेश्चन बनते हैं, उनमें सभी के लिए ये बुक्स इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और इस बुक में आज हम जो कर रहे हैं वो है राजस्थान का काल विभाजन, प्रागैतिहासिक राजस्थान, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण, धातु काल, लोह काल, सभ्यताएं। इसमें लगभग सभ्यताएं जो है हम पूरी कवर करेंगे और इन सभ्यताओं से हमेशा हर एग्ज़ाम में, राजस्थान के एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और इसमें जो फैक्ट दे रखे हैं, वास्तव में आपको ऐसे जो फैक्ट हैं वो किसी भी बुक्स में नहीं मिलेंगे और प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए ये बुक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर में राजस्थान का इतिहास एक परिचय, कुल 28 पेज दे रखे हैं इसमें, और इसमें जो चैप्टर रहने वाले हैं वो कुल 11 चैप्टर है। हमने देखा था 9th क्लास में हमारे जो यूज़ में आने वाले चैप्टर थे वो 6 चैप्टर थे, लेकिन इस बुक्स में चैप्टर की संख्या भी ज़्यादा है। तो ये बुक्स संख्या भी ज़्यादा होने के साथ महत्वपूर्ण चीज़ें भी इसमें हैं। तो हम ये बुक्स और ये चैप्टर बिल्कुल आराम से करेंगे। आप 2 की स्पीड में रिवाइज़ करेंगे और मेरा मानना है कि जितनी बार ये फैक्ट रिवाइज़ होंगे आपके, उतनी ही बार आप ये वीडियो बार बार देख सकते हैं, जिससे कंठस्थ कर लें इन चीज़ों को। क्योंकि अगर आपके ये भी चीज़ें याद नहीं है तो इसका मतलब आपको बड़ी बड़ी किताबें राजस्थान की लाकर उन्हें पढ़ने का कोई औचित्य भी नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, राजस्थान का इतिहास एक परिचय। 1949 से पूर्व राजस्थान नाम की किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था और ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले विद्वान थे जॉर्ज थॉमस सन 1800 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में एनालास एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक का नाम जो था वो रायथान या राजस्थान रखा। कर्नल जेम्स टोड रायथान या राजस्थान नाम देते हैं 1829 में एनालास एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में। और बाद में हम देखते हैं कि जब राजस्थान बनता है, इसके निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है 7 चरणों में, उसके पश्चात 30 मार्च राजस्थान का स्थापना दिवस है, तब 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा जाता है। और प्राचीन काल में राजस्थान जो था, अगर हम मैप में देखते हैं तो राजस्थान में विभिन्न राजपूताना रियासतें थी। और उससे भी अगर पहले जाते हैं, ऋग्वैदिक काल में भी जाते हैं, तो राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न नाम मिलते हैं, जिनका उल्लेख ऋग्वेद ग्रंथ में भी है। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी पाया जाता है, जैसे मरु, धन्नव, जांगल, मत्स्य, सूरसेन। मरु व धन्नव दोनों का एक ही अर्थ होता है, वो है जोधपुर संभाग के लिए, मरुस्थल के लिए। क्योंकि मरु जानते हो आप, मरु प्रदेश आज भी हम यूज़ में लेते हैं, तो वो होता है जोधपुर संभाग के लिए। जोधपुर पहले मरु था, फिर मरुवार बना, और मरुवार से कालांतर में हम धीरे धीरे प्रोनाउंस होता हुआ ये मारवाड़ में परिवर्तित हो गया। वहीं अगर हम बात करें जांगल शब्द की, तो जांगल शब्द आपको पता है जंगल या जांगल। और राजस्थान में क्योंकि जंगल में क्या है, समी या केर या पीलू के वृक्ष ही ज़्यादा प्रधान होते हैं, तो इसीलिए ये वृक्ष जहाँ समी या केर के ज़्यादा वृक्ष पाए जाते थे, तो बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जो है वो जांगल देश कहलाता है। और बीकानेर के राजा भी आपको जांगलधर बादशाह की उपाधि देते थे बीकानेर के राजवंश को। फिर है मत्स्य। मत्स्य महाभारत काल में एक राज्य के रूप में जाना जाता है, और मत्स्य जो है वो जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। और मत्स्य की महाभारत काल में राजधानी जो थी वो थी विराटनगर, और मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। अगर आप मैप बनाओगे उसमें जब देखोगे तो अलवर का जो नक्शा है, अलवर का जो मैप में ज़िले में अवस्थिति है, उस अलवर के जयपुर साइड में आपको आना है। तो जयपुर साइड का जो दिशा हो जाएगी पश्चिम की, तो वो क्षेत्र हो जाएगा मत्स्य का, और राजधानी होगी विराटनगर। फिर है सूरसेन, अर्थात यूपी की साइड का इलाका सूरसेन का होगा। वो है भरतपुर के मथुरा से सटा हुआ क्षेत्र और धौलपुर और करौली का अधिकांश भाग। और महाभारत काल में इस सूरसेन का भी उल्लेख मिलता है। वहीं हम भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भी कुछ नाम रखे जाते हैं राजस्थान में, जैसे कांठल प्रदेश।
कांठल प्रदेश माही नदी के किनारे पर स्थित था। माही नदी के पास का जो प्रतापगढ़ का भूभाग है, ठीक है, ये प्रतापगढ़ का जो भूभाग है माही नदी के पास, तो ये भूभाग जो है वो कांठल कहलाता है। फिर है यहीं पर पाया जाता है 56 गांवों का समूह, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह होने के कारण इस भूभाग को 56 का मैदान भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऊपरमाल। ऊपरमाल एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। बेसोरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी भाग होने के कारण ऊपरमाल कहलाता है। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, बेसोरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल कहलाता है। वहीं गिरवा किसे कहते हैं? गिरवा उदयपुर के आसपास पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। और मांड गाय का आप सुनते हो मांड क्षेत्र, मांड क्षेत्र जो है वो जैसलमेर को कहा जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता है। ठीक है, बागड़ जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का दक्षिणी भाग जो है वो कहलाता है बागड़। और हाड़ौती हम कहते हैं इस प्रदेश को, साइड में जो है उसे हाड़ौती कहते हैं, कोटा बूंदी, ठीक है, इस क्षेत्र को हम हाड़ौती कहते हैं। और शेखावाटी सीकर बेल्ट जो है उसको हम कहते हैं, सीकर झुंझुनू और चूरू का जो क्षेत्र है वो कहलाता है शेखावाटी। नेक्स्ट बात करते हैं इतिहास का काल विभाजन। देखो, इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहते हैं जिसमें कोई लिखित ज्ञान नहीं है या कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि उस समय मानव जो है वो लेखन कला से भी अपरिचित था, अपनी बातों के सबूत को वो ज़्यादा प्रदर्शित नहीं कर पाता है। उस काल का जो ज्ञान है हमें कुछ पत्थरों में या मानव द्वारा बनाई गई कोई स्थलाकृतियों में दिखाई देता है। किन्हीं पत्थरों में लेखन कला तो उस समय थी नहीं, तो पत्थरों के द्वारा यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम उस युग में क्या रहा होगा। फिर बात करें आद्य युग की, तो उस काल को कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन वो अस्पष्ट है या फिर ऐसी लिपि है उनकी जिसे हम आज तक पढ़ भी नहीं पाए हैं। और ऐतिहासिक युग में आज उस युग की घटनाएं हैं जहाँ सब कुछ लिखित में उपलब्ध है, सब कुछ तो नहीं, लेखकों के विभिन्न लेखकों के सहसमरण या फिर उस युग की बुक्स जो थी वो उस समय उपलब्ध है साक्ष्यों के रूप में, वो ऐतिहासिक युग होगा। तो प्राक युग हमारे राजस्थान में हड़प्पा युग के पहले तक का युग हम कहेंगे प्राक युग था। और आद्य युग उसको कहेंगे कि हड़प्पा से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का युग आद्य युग था। और ऐतिहासिक युग का कहेंगे 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक के युग को। तो 600 ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण तारीख हो जाती है। इस युग की तारीख को आपको याद रखोगे कि 600 ईसा पूर्व से पहले का जो काल था वो हड़प्पा तक का जो काल था वो आद्य युग था, और हड़प्पा से पहले का प्राक युग था, और 600 ईसा पूर्व के बाद का जो काल है वो ऐतिहासिक युग है। नेक्स्ट बात करें सबसे पहले प्राक युग की, जिस समय लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, वो युग होगा हमारा प्राक युग। उस समय राजस्थान में बहुत सी सभ्यताएं विराजमान थी। उन सभ्यताओं के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो पहली है प्राग ऐतिहासिक राजस्थान। अब प्राग से ही प्राग ऐतिहासिक राजस्थान नाम भी आप संधि विच्छेद करोगे तो इसका अर्थ पता चल जाएगा, प्राक युग में राजस्थान, अर्थात वह युग जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मानव सभ्यताएं जब पहली बार बसी थी तो वो सबसे ज़्यादा जहाँ जल ज़्यादा होता था, नदी घाटियों की प्रचुरता वाली जगह पर जहाँ जल भी मिल जाए और नदियों के जल के किनारे कंदमूल भी मिल जाए, तो वहीं पर मानव बस्तियों का बसावट रहती थी। तो मानव जो सभ्यता है वो नदियों के किनारे ही स्टार्टिंग में विकसित हुई थी। चूँकि राजस्थान में मरुस्थलीय भूमि जो थी उससे पहले समुद्र था, तो विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर सरस्वती व दर्शवती नदियाँ इस समुद्र में ही गिरती थी। तो ये कंडीशन जो थी उस समय के लिए यहाँ पर उपयुक्त थी। राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभाग का गौरव प्राप्त है। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को हम पाषाण काल कहते हैं और इसे 3 भागों में बांटते हैं। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला काल है पूर्व पाषाण काल। ये वो काल है जिस समय मनुष्य ने पत्थरों से कुछ बनाना सीखा था, और ये ज़्यादातर जो पत्थर पाए जाते हैं वो क्वार्टजाइट पत्थर होते हैं। 1870 में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई हैंड एक्स खोज निकाली है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि राजस्थान में पूर्व पाषाण काल के प्रमाण कहाँ पर पाए गए हैं। जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई एक
पाई गई है पाषाण कालिक हस्त कुठार यानी हैंड एक्स पाई गई है, जो पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी टाइप में है। ये खोज हुई थी 1870 में, किसके द्वारा? C.A. हैकेट के द्वारा। उसके बाद सेटनकार नाम के विद्वान ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। और बाद में हम देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र और राजस्थान पुरातत्व विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वान कई ऐसी सभ्यताएं, कई ऐसे स्थल लाते हैं जो पूर्व पाषाण काल से संबंधित थे, जैसे अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि। और ये सारे जो स्थल थे वो चंबल, बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे थे। जालौर से भी इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय जाता है B. एल्चिन को, अर्थात जालौर से कौन संबंधित है? B. एल्चिन को। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको इसे याद रखना है, B. एल्चिन जालौर से। फिर है मध्य पाषाण काल। मानव सभ्यता के विकास की दूसरी कड़ी है मध्य पाषाण काल। ये मध्य पाषाण काल के जो अवशेष है वो राजस्थान के लूणी और उसकी सहायक नदियों, चित्तौड़ की बेडज नदी घाटी और विराटनगर से मध्यकालीन उपकरण मिलते हैं। हमने देखा इंद्रगढ़ से और जयपुर से तो मिलते थे पूर्व पाषाण काल के, और बेडज और विराटनगर से मिलते हैं हमें मध्य पाषाणकालीन उपकरण। इस काल में उपकरणों की जो बनावट थी थोड़ी विकसित हो जाती है, अर्थात वहाँ पर हैंडएक्स पाए जाते हैं, यहाँ पर हैंडएक्स नहीं है मध्य पाषाण काल में। यहाँ पर हमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्राइएंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय मिलते हैं। और इनको कहा जाता है माइक्रोलिथ, इनको कहा जाता है माइक्रोलिथ उपकरण। तो माइक्रोलिथ उपकरण इनको कहा जाता है, पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ, लघु पाषाण उपकरण। फिर नेक्स्ट काल आता है मध्य पाषाण के बाद नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। इसको आप कंफ्यूज नहीं होना, मध्य पाषाण काल के बाद आएगा नव पाषाण काल और दूसरी भाषा में इसको कह दिया जाएगा उत्तर पाषाण काल, अर्थात पाषाण काल के बाद का काल उत्तर पाषाण काल। इस उत्तर पाषाण काल में अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों पर उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम धातु काल की। धातु काल अर्थात पत्थरों के बाद, पाषाण काल के बाद क्या खोज हुई? धातुओं की खोज हुई। और धातुओं में हम देखते हैं तांबा, लोहा युग। ठीक है, ये दो युग सर्वप्रमुख है। तो ताम्र पाषाण, ताम्र व ताम्र कांस्य काल। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के अनेक स्थानों पर ताम्र के अवशेष मिलते हैं। तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव संस्कृति में ताम्रकालीन स्थल जो है सबसे पहले आता है गणेशवर, जो है सीकर में। फिर है कालीबंगा हनुमानगढ़ में, गिलुंड राजसमंद में, आहड़ व झाड़ोल उदयपुर में, पिंड पांडलिया चित्तौड़ में, कुराड़ा नागौर में, साबणिया व पुंगल बीकानेर में, नंदलालपुरा किराड़ौत व चीथवाड़ी जयपुर में, एलाना जालौर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, कोल माहौली सवाईमाधोपुर में, मलाहा भरतपुर में। एग्जाम में आजकल तो सिंपल अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन स्थलों के ज़िले ही पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनके नाम अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, इनके ज़िलों के जो नाम हैं वो आपको अलग से लिखकर इनको रटना है। ठीक है, कुछ ज़िले तो आप नॉर्मल आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो तो उनके तो नाम आपको याद रह जाएंगे, जैसे गिलुंड, कालीबंगा ये तो आपको याद है। आहड़, झाड़ोल, झाड़ोल जैसे नया शब्द आ गया आपके लिए तो उदयपुर, पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ में, कुराड़ा नागौर में, साबणिया व पुंगल बीकानेर में, नंदलालपुरा किराड़ौत व चीथवाड़ी जयपुर में, एलाना जालौर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, कोल माहौली सवाईमाधोपुर में, मल्हा भरतपुर में। ये अलग से आप राइटिंग नोट कर लो, क्योंकि जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें इस मेहनत का फ़ायदा भी नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं लोहा युग की। ताम्र और कांस्य काल के बाद लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना है। तांबे की खोज के बाद हम देखते हैं लोहे का प्रयोग होना शुरू जब से हुआ। और राजस्थान में लोहा युगीन अगर सभ्यता की हम बात करें तो वो पाई जाती है नोहो भरतपुर में, जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, रेड टोंक में आदि स्थानों पर लोहा युगीन अनेक हथियार व उपकरण मिले हैं। जैसे लोहे को गलाने की भट्टियाँ और अस्त्र शस्त्र और उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं।
रेड को तो लोहा सामग्री की प्रचुरता के कारण राजस्थान का टाटा नगर की संज्ञा दी जाती है। अर्थात रेड को जो टोंक में है उसको राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। लोहा काल के बाद हम देखते हैं राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मृद भांड संस्कृति, जिसे कहते हैं PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, किस काल के बाद? लोहा काल के बाद PGW संस्कृति का उदय होता है। इस संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं विराटनगर, जोधपुरा, जयपुर में, सुनारी, नौहर आदि स्थानों से मिले हैं। और इस संस्कृति का उदय होता है लगभग 600 ईसा पूर्व में। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ साथ राजस्थान के इतिहास का काल जो है ऐतिहासिक युग प्रारंभ हो जाता है। अब देखते हैं राजस्थान की कुछ प्राचीन सभ्यताएं। सर्वप्रमुख पहली सभ्यता में आता है राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता प्राचीन दृश्यवती और सरस्वती नदी घाटी यानी वर्तमान का गग्गर क्षेत्र, हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। हनुमानगढ़ जिले में ये सभ्यता आज भी 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का नाम जो कालीबंगा है वो यहाँ पर पाई जाने वाली काली चूड़ियों के कारण पड़ा है। पंजाबी भाषा में कालीबंगा, बंगा होता है चूड़ी। चूड़ी सर्वप्रथम 1952 में इसकी खोज की अमलानंद घोष में। ये प्रश्न हाल ही में सेट एग्ज़ाम में भी आया था और पीछे वनपाल एग्ज़ाम में भी आया था कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की। और एक में इसने उत्तर माना आरएसएमबी बोर्ड ने अमलानंद घोष और एक में किसी अन्य को माना। तो इसका जो सही आंसर होगा, क्योंकि ये ऑथेंटिक राजस्थान बोर्ड की किताब है, तो इसका ऑथेंटिक सही आंसर आपको मानना है 1952 में अमलानंद घोष ने। उसके बाद 61-62 में 1961 और 62 में बीबी लाल और BK थापर ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया और यहाँ पर 5 लेवल सामने आए हैं। इस सभ्यता के 5 लेवल सामने हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसकी जब खुदाई हुई तो पहला खुदाई का पहला जो लेवल था उसमें हमें कोई संस्कृति अलग मिलती है, दूसरे लेवल पे अलग। तो इस तरह 5 लेवल पर ये संस्कृति पाई जाती है। और कहते हैं कि नीचे का जो लेवल है वो तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन है। अर्थात यहाँ का जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी से भी प्राचीन सभ्यता के अवशेष है। ये क्वेश्चन हाल ही में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी पूछा आया था कि इस सभ्यता के कितने लेवल थे, कितने स्तर सामने आए हैं। तो ये पहले 5 स्तर सामने आए थे। नीचे के जो 2 लेवल है वो तो कालीबंगा से पहले हैं कि हैं हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन हैं। और तीसरे, चौथे व 5वें लेवल की जो सामग्री है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। इस प्रकार हम इस सभ्यता को 2 भागों में बांटते हैं। एक जो हड़प्पा से पहले की है उसे तो हम कहते हैं प्राक हड़प्पा, और एक हड़प्पा के बाद की या हड़प्पा के समानांतर उसे हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर है। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन व अवशेष पतले व हल्के थे। उनमें सुंदरता या सुडौलता का अभाव था। बर्तनों का रंग लाल, काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं होती थी। यहाँ पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जूते हुए खेत के साक्ष्य कौन सी सभ्यता में पाए जाते हैं? कालीबंगा में। और इस जूते हुए खेत में 2 फसलें होती थी, एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। यहाँ पर एक जो कब्रिस्तान पाया जाता है वहाँ पर समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। और एक बच्चे के कंकाल में 6 छेद मिले हैं, यानी यहाँ पर कोई शल्य चिकित्सा विद्यमान थी। और ये सब शल्य चिकित्सा की गई थी मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज के लिए। और यहाँ से खिलौना गाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, अर्थात नालियाँ जो थी घरों के बाहर वो लकड़ी की बनी हुई थी। बेलनाकार मोहर हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। नेक्स्ट सभ्यता है आहड़ सभ्यता। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ या आयड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन में 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई थी जिसे कहा जाता था धुलकोट, और धुलकोट सभ्यता भी इसे कहते हैं। धूल यानी मिट्टी का टीला। इसकी खोज है 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास और उनके साथ रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया। ऑप्शन में 3 नाम दे देंगे, एक अन्य नाम देंगे और कहेंगे कि इस आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो अक्षय कीर्ति, रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन यहाँ पर करवाया गया। इस सभ्यता की विशेषताएं हैं कि इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते हैं।
आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे और इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं और यहाँ पर लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र भी बताते हैं। आहड़ का दूसरा नाम लेते हैं ताम्रवती नगरी, क्योंकि यहाँ पर तांबे के औजार और उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग होता है। ठप्पों से रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी यहाँ पर लगाया जाता है। नेक्स्ट सभ्यता है गिलुंड सभ्यता। गिलुंड है राजसमंद में। राजसमंद जिले में गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई है, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। गिलुंड यानी बनास संस्कृति भी आप कह सकते हो। बनास संस्कृति का उत्खनन किया जाता है 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में। तत्पश्चात 1998 से 2003 के मध्य पूना के वीएस सिंधे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोस के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, जिसका काल निर्धारित हुआ था 1900 से 1700 ईसा पूर्व में। गिलुंड में 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं: सादे, काले, पालिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मर्दभांड। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां और हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष भी पाए गए हैं। अगर हम बात करें, आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। अर्थात गिलुंड में तो पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है और आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको हमें ध्यान रखना होगा। आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग और गिलुंड में इनका प्रचुर प्रयोग होता है। नेक्स्ट है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के तट पर वीएन मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। बागोर सभ्यता आपको ध्यान रखना है, कोठारी नदी के तट पर है, वीएन मिश्र के निर्देश। उत्खनन के दौरान यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिन्हें 4 या 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने के प्रमाण मिलते हैं। अर्थात आखेटक वो जो जंगलों में जाकर कंद मूल फल चुनते थे। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात सुई की जो पाई गई है वो कहाँ, कौन सी सभ्यता में? बागोर सभ्यता में। यहाँ से कृषि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। तो बागोर सभ्यता जो कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले में कौन सी सभ्यता से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। ठीक है, मध्य पाषाण काल से बागोर सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर पाषाणकालीन उपकरण काफ़ी मात्रा में पाए गए हैं। नेक्स्ट सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर नीमका थाना सीकर में कांतली नदी के उद्गम पर पाई गई है। ये ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण अवशेष है। खोज विधि रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं, इसीलिए ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर तांबे के उपकरण व पात्रों में 99% शुद्ध तांबा है और इस क्षेत्र में भी वर्तमान में भी तांबे की प्रचुर मात्रा में प्रमाण मिलते हैं। यहाँ के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें कृष्ण वर्णी मध्य पात्र कहते हैं। काले व नीले रंग से ये सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। गणेश्वर को ताम्र सभ्यताओं की जननी। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ अन्य सभ्यताओं की। सबसे पहले है भीनमाल। भीनमाल जालोर की सभ्यता है। इसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में यहाँ से एक रोमन एम्फोरा अर्थात सूरा पात्र और एक यूनानी सुराही मिली है। इसीलिए ये कहा जाता है कि भीनमाल जो था वो विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था और भीनमाल का प्राचीन नाम है श्रीमाल। ठीक है, भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल। नेक्स्ट है ईसवाल उदयपुर से। प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के यहाँ पर प्रमाण है और यहाँ से समृद्ध लोहा उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। तो समृद्ध लोहा उद्योग के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? ईसवाल में। नेक्स्ट है बेराट सभ्यता। बेराट है जयपुर में। बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी से
हड़प्पा सभ्यता व मौर्य सभ्यता के अवशेष यहाँ पर पाए गए हैं। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वानों ने यहाँ उत्खनन किया है। विराट से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। विराट के समीप अशोक का भाम्रू शिलालेख भी पाया गया, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण आज भी माना जाता है। अगर अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण माना जाता है तो वो भाम्रू शिलालेख से माना जाता है, और वो शिलालेख पाया गया विराट के नज़दीक से। नेक्स्ट है बालाथल, उदयपुर में। वीएन मिश्र के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन होता है। ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता मिलती है यहाँ पर, और इस सभ्यता का संपर्क जो था वो हड़प्पा सभ्यता से भी था। इसका भी प्रमुख पुख्ता प्रमाण यहाँ मिला है। नेक्स्ट हमें कुछ सभ्यताओं के जिलों के नाम याद रखने हैं, जैसे रंगमहल हनुमानगढ़ में है, ओजियाना भीलवाड़ा में, नगरी चित्तौड़ में, बरौर गंगानगर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, नौहर भरतपुर में, नगर टोंक में। प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष राजस्थान से प्राप्त होते हैं। अब अगर प्राचीन सभ्यताओं की तो बात हमने कर ली, उसके बाद के युग में देखें तो आर्य संस्कृति का वैदिक युग अगर आता है तो वैदिक युग इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत होते हैं 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। और राजस्थान में इस वैदिक सभ्यता के अवशेष मिलते हैं अनूपगढ़ में, तरखान वाला डेरा और चक 64 में। ठीक है, ये हनुमानगढ़ और गंगानगर में अवस्थित है। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों का उल्लेख मिलता है। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर अनेक सेतु बनाना जब स्वीकार नहीं किया, तब अमोघ वस्त्र जो चलाया था वो राजस्थान की ओर फेंका गया, और यहाँ पर जो समुद्र था वो मरुस्थल बन गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में ये हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन हम वैज्ञानिकता से ये स्वीकार जरूर कर रहे हैं कि समुद्र था पहले और समुद्र के बाद ये मरुस्थल बना है। बना कैसे? वो भौगोलिक प्रक्रिया के द्वारा बना होगा। रामायण की रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित है, यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। अगर हम बात करें पैंथालासा की थ्योरी की, तो उस थ्योरी में भी हम देखते हैं कि राजस्थान का जो भूभाग था वो पहले समुद्र के रूप में उल्लेखित उसमें भी किया जाता है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का उल्लेख पर्याप्त रूप से हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान में जांगल देश बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था, और वहीं मत्स्य राज्य उनका समीपस्थ पड़ोसी राज्य था। और कहते हैं कि पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास था वो मत्स्य देश के राजा विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा भी जाता है। तो ये तो महाभारत काल की बात हो गई, वैदिक युग के बाद। फिर अगर हम देखें महात्मा बुद्ध के इतिहास के समय की बातें, यहाँ पर हमें अल्प विराम मिलता है क्योंकि उस समय की ज़्यादा जानकारी इस समय नहीं है। बौद्ध युग की ज़्यादा घटनाएं हमें राजस्थान में पाई नहीं जाती है। और उसके बाद जो युग आता है जनपद का युग, उस समय भी राजस्थान में हम देखते हैं कि 16 जो जनपद थे, 16 जनपदों का उल्लेख होता है। उसमें मत्स्य जनपद राजस्थान में ही स्थित था, और राजस्थान के अनेक भाग जो थे वो कुरु, सूरसेन और अवंती जनपदों के ही अंतर्गत आते थे। अगर हम बात करें चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को, तो सीवी जनपद कहलाता है। और सीवी जनपद 327 ईस्वा पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों की सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए यहाँ पर कुछ अन्य जनपदों की जनजातियाँ जो है मालव, योद्धा और अर्जुनाइन राजस्थान में आकर बस भी जाती है। जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हम ऋग्वेद में देखते भी हैं। मत्स्य जनपद जो है उसकी गणना विश्व के प्रमुख प्राचीन जनपदों में की जाती है। और मत्स्य जनपद का विस्तार जो था दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब की सरस्वती नदी के जंगलों तक, और वर्तमान के जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के इसमें भाग शामिल थे। अगर हम बात करें मत्स्य जनपद का शासक विराट, और जयपुर से 85 किलोमीटर दूर जो विराट है या विराट नगर है, उसे ही मत्स्य की राजधानी बनाया गया था। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था, और इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी भी बनता है। अगर हम बात करें महाभारत काल के बाद मत्स्य जनपद के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि बाद में कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए थे, और इन्हीं का फायदा उठाकर बाद में मत्स्य शक्तिशाली भी होता है और विराटनगर समृद्ध भी बनता है। बाद के काल में हम देखते हैं कि मत्स्य जनपद पतन का शिकार होता है और मौर्य जनपद में ही शामिल हो जाता है। विराटनगर, विराट से हमें अशोक का शिलालेख और अनेक अवशेषों की प्राप्ति भी होती है।
आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति। ये हमारा पहला चैप्टर था। और नेक्स्ट युग में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें आप, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक और शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को, लगभग 80% जो ऐसे वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। तो आपसे विनती है कि सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। इससे हमारा हौसला भी बढ़ेगा और आपके लिए वीडियो बनाने में हमें उत्साह भी आएगा।